बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के हम डिस्कशन करेंगे दैट इज़ योर मैस स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो है हमारे पास जो इसका ओवरव्यू है कि मैस स्टोरेज सिस्टम होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अटैचमेंट्स क्या हैं, स्केजुलिंग, डिस्क की स्केजुलिंग हम किस तरीके से करते हैं, इसकी मैनेजमेंट, और उसके अलावा हम जो रेट है ये क्या चीज़ है और इसका क्या पर्पज़ है इसको यूज़ करने का। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम जो कवर करेंगे दैट इज़ कि आप इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का वो क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसे हम इसकी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो कौन से हैं हमारे पास, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रेट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो डिस्क होती है जिसमें हम मूविंग हेड डिस्क कहते हैं, जो हमारे पास यूजुअली तौर पे हार्ड डिस्क्स आती हैं, उसके अंदर हमें मल्टीपल डिस्क्स या प्लेटर्स नज़र आते हैं जो एक दूसरे के ऊपर माउंट होते हैं और इनके दरमियान में इनको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ ट्रैक्स के अंदर, सिलेंडर्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर। और इसके साथ एक हमारे पास एक आर्म असेंबली होती है जिसके साथ एक आर्म एसोसिएटेड होता है, और इसके एंड के ऊपर एक हेड लगा होता है जिसका काम रीडिंग करना है। ये डाटा रीड करता है या राइट करने में हमें ये जो हेड है ये फैसिलिटेट करता है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो होती हैं ये थोड़ी सी बल्की साइज़ में होती हैं और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी हमारे पास ज़्यादा होती है निस्बतन जो हमारे पास रैम होती है या कैश मेमोरी होती है। कि उसके हिसाब से हम देखें तो इनका साइज़ भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है और इनकी बल्कीनेस भी ज़्यादा है। और जब हम एक मैस स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं और वो रोटेटिंग डिस्क्स पर माउंटेड हो तो वो डेफिनेटली उनके साथ उनकी रोटेशन स्पीड भी एसोसिएटेड हो जाती है कि उनके डिस्क की रोटेशन स्पीड क्या है। तो जो इसकी ड्राइव्स की रोटेशन स्पीड है वो 60 से 200 टाइम्स पर सेकेंड, इवन इससे मोर भी, क्योंकि अब मज़ीद डेवलपमेंट होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी रेवोल्यूशंस जो हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। पोजीशनिंग टाइम अगर हम बात इससे पहले हम ट्रांसफ़र टाइम देख लेते हैं। ट्रांसफ़र टाइम वो टाइम है जिसके अंदर आपका डाटा फ़्लो करता है या एक जगह से दूसरी तरफ जगह तक पहुंचता है आपके ड्राइव और कंप्यूटर के अंदर। यानी आप कंप्यूटर से कोई डाटा ड्राइव के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो जिस स्पीड से वो डाटा जो है वो मूव करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट करना चाहते हो या रीड करना चाहते हो तो वो आपका ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है पोजीशनिंग टाइमिंग। पोजीशनिंग टाइमिंग बेसिकली आपका रैंडम एक्सेस टाइम कहलाता है और इसको हम मैस स्टोरेज सिस्टम में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द वन इज़ योर सीक टाइम एंड द सेकंड वन इज़ योर रोटेशनल लेटेंसी। सीक टाइम वो टाइम है जिस दौरान आपका हार्ड डिस्क का जो आर्म है वो डिज़ायर्ड सिलेंडर के ऊपर जो है वो पहुंचता है। तो ये वो टाइम होगा कि जहाँ पे वो डिज़ायर्ड सिलेंडर तक पहुँचेगा और आपका आर्म रोटेट करके उसको सिलेंडर तक लेके जाएगा। ये इसका सीक टाइम कहलाएगा। और इसी तरह अगर आप उसके रोटेशनल लेटेंसी की बात करें तो आप जब एक सिलेंडर तक पहुँच चुके हैं तो आपने एक डिज़ायर्ड उसके सेक्टर तक पहुँचना है। तो आपको जिस सेक्टर तक पहुँचना है वो सेक्टर रोटेट करके आर्म हेड के नीचे आ जाए जहाँ पे उसकी रीडिंग हो। तो ये जो टाइम है जहाँ पे वो उस सिलेंडर के अंदर जो है वो पहुँचने के बाद मज़ीद जो टाइम कंज्यूम करेगा जिसके अंदर आपका जो डिज़ायर्ड सेक्टर है वो उसके नीचे मौजूद हो और वो रीड हो सके। सो ये टाइम जो है वो आपको रोटेशनल लेटेंसी कहलाएगा। अब ये जो हेड है ये बेसिकली जो प्लेटर है इसके साथ अटैच नहीं होता, ये थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होता है। सो अगर आपका हेड डिस्क हेड जो है वो इसके साथ कंसाइड कर जाए आपके प्लेटर के सरफेस के साथ तो उसको आप हेड क्रैश कहते हैं।
और ये डेफिनेटली आपको जो है वो हार्ड डिस्क के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसको डैमेज कर देगी इस तरीके से। इन नंबर ऑफ़ डिस्क को आप कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होता नहीं है कि आप इसको कम करें। अब जो डिस्क आपके पास इसके अंदर मौजूद हैं, वो अपना डाटा जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगी या कंप्यूटर से रिसीव करेंगी, वो किसी मैकेनिज़्म के थ्रू करेंगी, और वो जो रिसीव करेंगी उनको हम कहते हैं यूजिंग आईओ बसेस। ये बसेस जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। इसमें आईडी बसेस हो सकती हैं, आटा बस हो सकती है, SATA USB बस हो सकती है, या फिर फाइबर का कोई चैनल मौजूद हो सकता है, कोई आपकी SI बस हो सकती है, SAS बस हो सकती है, कोई फायर वायर आपके पास हो सकती है, जिनके थ्रू ये डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। उसके बाद जब ये आपके पास मिलता है कि तो ये आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर मौजूद है, यानी कंप्यूटर ने अगर डाटा सेंड करना है तो वो यूजिंग होस्ट कंट्रोलर जो है वो सेंड करेगा, और जो डिस्क है इसके साथ इसका डिस्क कंट्रोलर अवेलेबल होता है, जो कि इस डाटा को रिसीव करके इसकी डिज़ायर्ड पोजीशन पर पहुँचाएगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ड्राइव्स मौजूद हैं, तो वो नंबर ऑफ़ ड्राइव्स में किस ड्राइव के अंदर किस लोकेशन के ऊपर, किस प्लेटर के ऊपर और कौन से सेक्टर के ऊपर उसने डाटा को प्लेस करना है, ये वो डिसाइड करके तो वहाँ पे डाटा को प्लेस करवाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड करें तो बेसिकली जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्लेटर्स मौजूद हैं, इसके अंदर हर एक अगर आप वर्टिकल मूव करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये जिसमें मैंने लाइन लगाई है, ये तमाम ये एक सिलेंडर है, इसी तरह ये एक सिलेंडर है, इसी तरह ये एक सिलेंडर है, इसी तरह ये एक सिलेंडर मौजूद है। इस सिलेंडर के अंदर किसी एक प्लेटर की इस पोजीशन के ऊपर आप आते हैं, अगर आप खाली एक प्लेटर की पोजीशन उठाते हैं तो वो आपका ट्रैक कहलाता है। और इसी तरह आपने ट्रैक को मुख्तलिफ जो है वो क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड किया है, और क्लस्टर्स एट द एंड जो है वो एक बेसिक यूनिट के अंदर जाके डिवाइड हो जाता है, जिसको आप सेक्टर कह देते हैं। सेक्टर, उसके ऊपर फिर क्लस्टर, और क्लस्टर के ऊपर फिर आपका जो है वो मल्टीपल क्लस्टर्स मिलके एक ट्रैक बनता है, और मल्टीपल ट्रैक्स मिलके सिलेंडर्स बनाते हैं, और मल्टीपल सिलेंडर्स मिलके आपकी जो है वो पूरी हार्ड डिस्क की फॉर्मेशन देते हैं। अगर हम सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या हैं, वो बेसिकली आपके सेट ऑफ प्लेटर्स हैं। हेड्स क्या हैं, इट इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव प्लेटर, यानी आपने जो डाटा रीड करनी है वो आपका हेड जो है वो करेगा। सेक्टर्स पर ट्रैक किस तरह है जी, अ ट्रैक इज़ अ वन रिंग ऑफ डाटा ऑन अ सिंगल साइड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप सिर्फ इसकी बात करें तो ये एक आपका ट्रैक है, और ये जो है एक रिंग जो बनता है किसी एक प्लेटर के ऊपर, तो वो आपका ट्रैक कहलाता है। और आपका जो ट्रैक है उसको हम मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास हार्ड डिस्क की अब जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली जो इसकी रेंज है हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये 0.85 इंचज़ से लेके 14 इंच तक भी हमारे पास प्लेटर के साइज़ अवेलेबल रहे हैं। लेकिन अब कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो 3.5 या 2.5 या 1.8 इंच का जो प्लेटर साइज़ है हार्ड डिस्क है वो हमें नज़र आती है। जनरली हमें मार्केट में नज़र आती हैं वही 3 कॉमन आइडियाज़ हैं, साइज़ हैं। और जो रेंजेस हमें नज़र आती हैं वो ये है कि जी हमें 30 GB से लेके 3 TB तक जो है, यानी टेराबाइट तक हमें जो है वो पर ड्राइव जो है हमें स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है। जब हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी ट्रांसफ़र रेट क्या है। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हमें 6 Gbps भी मिल जाता है, लेकिन इफ़ेक्टिवली अगर आप देखें कि जो रियल टाइम में अवेलेबल है वो हमें 1 Gbps तक हमें जो है वो ईज़िली डाटा रेट जो है अवेलेबल हो जाता है। और जब वो सीक टाइम है, यानी वो टाइम जिसके अंदर जो आर्म है वो मूव करके आता है और वो पर्टिकुलर सिलेंडर पर रीच करता है, तो ये टाइम वेरी करता है 3 मिलीसेकंड से 12 मिलीसेकंड तक, और मोस्ट कॉमनली जो हमें मिल जाता है वो दैट इज़ योर 9 मिलीसेकंड्स। इसी तरह जब हम एवरेज सीक टाइम निकालते हैं तो वो तकरीबन 1/3 ऑफ द ट्रैक जो है वो हमें उसकी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने लेटेंसी निकालनी हो किसी भी डिस्क की,
तो उसकी हम स्पिंडल स्पीड देखते हैं, तो जो उसकी स्पिंडल स्पीड है वो हमें हार्ड डिस्क की स्पिंडल स्पीड हमें नज़र आ जाती है, जनाब 7200 RPM है, 10,000 RPM है, 15,000 RPM की हार्ड डिस्क मौजूद है। तो उसके ऊपर हम जो है इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है 1/RPM बाय 60, बेसिकली 60 से इसलिए क्योंकि मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्योंकि जो टाइम लाइन हमें चाहिए वो हम सेकंड्स में चूँकि कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको RPM को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हमें एवरेज निकालनी हो तो हम डिवाइडेड बाई जो भी लेटेंसी हमारे पास आती है अगर हमको हाफ कर दें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है लेटेंसी की वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। जब हम एक डिस्क की परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं तो हम उसकी जो है वो निकालेंगे लेटेंसी एवरेज, सॉरी एसएस लेटेंसी निकालेंगे, और ये इक्वल हो जाएगा आपका एवरेज एसएस टाइम के, जो कि बेसिकली इक्वलेंट है आपका जो सीक टाइम है और जो एवरेज लेटेंसी आपको अवेलेबल हुई है। जिस तरह हमने पहले ही बात की कि आपके पास जो फास्टेस्ट डिस्क होगी दैट मीन्स के वो 3 मिली सेकेंड्स प्लस 2 मिली सेकेंड्स 5 मिली सेकेंड्स हम कैलकुलेट करते हैं नीचे किस तरीके से होगी। जब हमने एक एवरेज आईओ का टाइम निकालना है, अगर आपने जो ट्रांसफ़र की है तो उसके लिए हमें जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाता है जब हम फास्टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सीक टाइम था वो मिनिमम हमारे पास 3 मिली सेकेंड्स था, और अगर हम इसकी एवरेज लेटेंसी के अंदर देखें तो हमें मिनिमम जो एवरेज लेटेंसी है वो 2 मिली सेकेंड्स के राउंड अबाउट हमें मिलती है। आपके पास जो फास्टेस्ट जो आपको मिल सकती है दैट इज़ योर 5 मिली सेकेंड्स, और अगर आप इसी तरह स्लोएस्ट में जाएंगे तो आपको 14.56 मिली सेकेंड जो है वो स्लो से मिलती है। हम देखते हैं कि बेसिकली हम एवरेज आईओ का टाइम जो है वो कैसे निकालेंगे। आपके पास जो एवरेज एक्सेस टाइम है प्लस आपके पास जो अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र होना है, और जो अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र होना है वो कितने रेट के ऊपर ट्रांसफ़र होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लस हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर आपको कंट्रोलिंग के अंदर डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो आपको कंट्रोल सिग्नरी चाहिए, तो आपको ओवरहेड रिक्वायर्ड है जो कि आपका रियल टाइम डाटा के अलावा आपको बाकी चीज़ें सेंड करनी पड़ती हैं। वो डाटा ओवरहेड आपको कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, इन तमाम टाइम को आप जो है वो सम अप करेंगे तो आपको एवरेज टाइम मिलेगा कि एक आईओ जो है वो कितनी देर में ट्रांसफ़र होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेट्स से कि हमारे पास जो एक डाटा ट्रांसफ़र करना है दैट इज़ ऑफ 4 KB ब्लॉक, जिसको हमने ट्रांसफ़र करना है। जो हमारे पास हार्ड डिस्क मौजूद है उसकी स्पिंडल स्पीड जो है वो 7200 RPM मौजूद है, जिसकी एवरेज सीक टाइम जो है वो 5 मिली सेकेंड का टाइम है, और इसका ट्रांसफ़र रेट जो है वो 1 Gbps है। और जो हमारे पास कंट्रोल ओवरहेड है वो हमारे पास 0.1 मिली सेकेंड्स है। अगर हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो हम एवरेज लेटेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एवरेज लेटेंसी की बात की है तो हमें ये पता है कि हमें एवरेज लेने के लिए हमें उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास जो RPM थी विच इज़ 7200 RPM, इसको हमने 1/7200 RPM किया, और RPM में से मिनट को जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से इसको जो है डिवाइड किया, तो हमारे पास जो है वो मिनट्स जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे चूँकि उसकी सेकंड्स पर मिनट में हमने कन्वर्ट किया इसलिए आपको कन्वर्जन इस नज़र आ रही है। ये एग्जैक्टली लाइक दिस। यहाँ से आपके पास एवरेज लेटेंसी टाइम आ गया। अब एवरेज लेटेंसी टाइम लेने के बाद आपने इनको सम अप करना है। अब सम अप कैसे करेंगे, हमारे पास जो सीक टाइम है वो हमारे पास आ गया 5 मिली सेकेंड्स, उसके अलावा हमारे पास आ गया लेटेंसी टाइम आ गया
जब ये दोनों हमारे पास टाइम आ गए तो इससे हमारे पास एवरेज एक्सेस टाइम निकल आया। एवरेज एक्सेस टाइम के अंदर आपने देखना है कि आपका अमाउंट ऑफ डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कितने रेट पर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी हमने ऐड करना है। तो हमारा जो डाटा ट्रांसफ़र होना है दैट इज़ 4 KB और उसका जो ट्रांसफ़र रेट है दैट इज़ 1 Gbps। तो आपने 4 KB को 1 Gbps पे से डिवाइड किया और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया आपका कंट्रोलर का ओवरहेड, जो आपका यहाँ पे कंट्रोलर ओवरहेड आपको मेंशन्ड है। हमारे पास जो कंट्रोलर ओवरहेड है दैट इज़ योर 0.1 मिलीसेकंड्स। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल टाइम है दैट बिकम्स 9.39 मिलीसेकंड्स। सो अगर हम अगर हम स्टार्टअप के जाएं, अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हमें नज़र आता है कि 1956 के अंदर जब IBM ने अपनी डिस्क स्टोरेज बनाई थी तो उसका साइज़ क्या था। यू कैन सी द साइज़ ऑफ दिस हार्ड डिस्क। अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क थी ये सिंपल 7 बिट का करेक्टर जो है वो स्टोर करवा सकती थी और वो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स जो हैं वो 5 मिलियन थे। और जबकि इसको स्टोरेज करने के लिए जो हमें प्लेटर्स का साइज़ रिक्वायर्ड था वो था 24 इंच की 50 प्लेटर्स हमें रिक्वायर्ड थे, जिसके अंदर हमका जो है वो डाटा स्टोरेज होता था। अब ये प्लेटर साइज़ और इनकी स्पीड्स वगैरह जो है वो आपको नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी हैं, जबकि इसको एक्सेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो नियरली इक्वल टू 1 सेकेंड आपको नज़र आ रहा है। सो जबकि अब जो हम बात करते हैं वो मिली सेकेंड्स के अंदर हम बात करते हैं कि वो 9 मिली सेकेंड्स एंड 5 मिली सेकेंड्स या 4 मिली सेकेंड्स। सो ये अब आपको टाइम नज़र आ रहा है कि ये कितनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कितनी तरक्की कर ली है और अब आपका डाटा एक्सेस टाइम कितना कम हो गया। अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क हैं उसके अंदर एक और वेरिएशन जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ये आपकी सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर मौजूद है। इसकी जो डाटा मूवमेंट कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो या डाटा एक्सेस टाइम जिसको कहना चाहिए, उसका जो टाइम है वो बहुत कम है रेलेवेंट टू योर रोटेटिंग डिस्क। क्योंकि इसके अंदर कोई रोटेशनल पार्ट नहीं है तो इसको उस तरीके से डैमेज होने में जो है ख़तरा ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसकी लाइफ स्पैन कितना है ये अभी इतना ज़्यादा इसके ऊपर आइडिया नहीं है कि ये कितना ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो हमारे पास रोटेशनल डिस्क हैं उसके ऊपर काफ़ी टाइम गुजर चुका है। इसकी कितनी रिटेनेबिलिटी है इसको भी चूँकि इतना ज़्यादा मेचोरिटी नहीं हुई और इसके अलावा मुख्तलिफ वेरिएशंस मौजूद हैं। इसकी ऊपर वेरिएशन ज़रूर मौजूद हैं। इसके ऊपर डाटा स्टोरेज की स्पीड, इसके रिट्रीवल की स्पीड बहुत अच्छी है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हम इसको कितना इस मामले में बेहतर समझते हैं कि ये लॉन्गर रन में इसको यानी कितनी देर तक ये अपने डाटा को रिटेन करता है, इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक मौजूद नहीं है। जब तक ये अपना टाइम ज़्यादा गुजारती नहीं है हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है उसके मुताबिक इसकी स्पीड ऑफ डाटा रिट्रीवल एंड प्लेसिंग बहुत स्पीड तेज़ है। एक्सपेंसिव ज़रूर है आपकी रोटेशनल डिस्क से, क्योंकि सेमीकंडक्टर बेस्ड है तो इसकी जो इंटीग्रेशन का तरीक़ेकार है वो हमें कॉस्टली पड़ता है, पर एम बी ये हमें एक्सपेंशन है। एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद इसकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर है दूसरे से रेलेवेंट। कैपेसिटी लेस है क्योंकि अगर आप इसके अंदर बात करें तो हमें जो पर MB कॉस्ट पड़ती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो हमें इसको मज़ीद इसको एक तो एक्सपेंशन करना हमारे लिए कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी हार्ड डिस्क में जो है वो कम नज़र आती है हमें। यानी अगर हमें उसी हार्ड डिस्क के मॉड्यूल के अंदर अगर हम बात करेंगे रोटेशनल डिस्क की, तो हमारे पास इस वक्त जो है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है टेक्नोलॉजी और उसमें हमारे पास 2 TB एंड 3 TB का डाटा भी स्टोरेज में आ गया है। लेकिन अभी ये उसको अप्रोच कर रही है सॉलिड स्टेट ड्राइव से। इसमें चूँकि हमारे पास कोई मूविंग पार्ट मौजूद नहीं है इसलिए हमें सीक टाइम रोटेशनल लेटेंसी वाला जो है कैटेगरी इसमें मौजूद नहीं है। इसकी इटसेल्फ स्पीड जो है डाटा रिट्रीवल की या प्लेसिंग की काफ़ी तेज़ है,
तो अब यहाँ पे इवन यहाँ तक है कि आपकी जो इसकी स्पीड को लिमिट हो रही है, अभी तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं उसके अंदर एक फैक्टर जो है हमारे बसेस का स्लो होना भी है। अगर हम इसकी बसेस को मज़ीद तेज़ कर दें, जो डाटा की रिट्रीवल कर सकें, तो ये डेफिनेटली हमें जो परफॉर्मेंस है और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर ये भी मौजूद हैं। ये इसके अंदर आपकी टेप्स होती हैं जिसके ऊपर आपका डाटा जो है वो प्लेस्ड होता है। इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है, लेकिन ये आपका बैकअप सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर अगर आप इसकी देखें तो इसकी जो ट्रांसफ़र रेट है वो हमें 140 Mbps या इससे ग्रेटर डाटा ट्रांसफ़र रेट हमें मिलता है। लेकिन जो हमें डाटा टिपिकल स्टोरेज हमें मिलती है इसके अंदर वो हमें 200 GB से 1.5 TBs के अंदर भी हमें मिलता है। अब जो इसकी जो है मज़ीद जदीद फॉर्म मौजूद है उसके अंदर ये और ज़्यादा कैपेसिटी इसकी मौजूद है, लेकिन ये एज ए बैकअप स्टोर के अंदर हमें इनकी फैसिलिटी मिलती है। डायरेक्टली हम इसको सिस्टम के अंदर यूटिलाइजेशन अब कम है, यानी इसको हम डाटा सेंटर्स के अंदर तो हम इसको लेके जा रहे हैं बैकअप सेंटर्स के अंदर या स्टोरेज, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डाटा जो है वो पिक एंड प्लेस नहीं करना। हमें अगर ज़रूरत पड़े और हमें डाटा नियर अबाउट में नहीं मिल रहा तब हम इसके बैकअप स्टोर के अंदर जाते हैं डाटा उठाने के लिए। सो ये हम वहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करते हैं। जब हम डिस्क के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि आपके जो डिस्क ड्राइव्स हैं उसके अंदर जो है एक वन डायमेंशनल अरे मौजूद है लॉजिकल ब्लॉक्स की, और वो ब्लॉक्स हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं, और वो डाटा जो है आपका एक यूनिट जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है। सो अगर आपने इसको अगर आप अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो इसके लॉजिकल ब्लॉक्स के अंदर जो है फ़िज़िकल मीडिया को जो है वो कन्वर्ट कर देता है और आपके छोटे छोटे चंक्स बना देता है जो ब्लॉक्स की शक्ल में होते हैं और वो डाटा आपके ट्रांसफ़र करते हैं। सो वन डायमेंशनल अरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक्स इज़ मैप्ड ऑन टू द सेक्टर्स, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो आपके सेक्टर्स के ऊपर मैप किए जाते हैं। लेट्स से कि अगर आप सेक्टर 0 की बात करते हैं तो सेक्टर 0 आपका फर्स्ट सेक्टर कहलाएगा आपके ट्रैक का। सो इज़ द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द योर फर्स्ट ट्रैक ऑन द आउटर मोस्ट सिलेंडर। सो आपका जो प्लेटर है उसके ऊपर जो आउटर मोस्ट आपको सिलेंडर नज़र आता है उसके अंदर जो आपने उसकी डिवीज़न की हुई है, तो पहला उसका जो सेक्टर होगा वो उसका सेक्टर 0 कहलाएगा। अच्छा, मैपिंग प्रोसीड्स इन ऑर्डर थ्रू द ट्रैक्स एंड देन रेस्ट ऑफ द ट्रैक्स इन दैट सिलेंडर। अच्छा, इसी तरीके से वो आपके जो हैं वो इसको आप मज़ीद जो है वो सिलेंडर्स को मुख्तलिफ ट्रैक्स के अंदर डिवाइड करते जाएंगे और आपका जो है वो सेक्टर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे विद इन अ ट्रैक, और इस तरह आप जितना आप ट्रैक को इंक्रीज़ करते जाएंगे आप अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे टूवर्ड्स योर्स इनर पॉइंट। लॉजिकल टू फिज़िकल एड्रेस जो है इसके अंदर मैपिंग करना आसान है, एक्सेप्ट अगर आपके पास बैड सेक्टर्स आ जाएँ, क्योंकि बैड सेक्टर्स आ जाए तो आपको उसके अंदर जो है उसको एक्सक्लूड करवाना पड़ता है, तो आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो डिस्कार्ड करवाना पड़ता है ताकि आप उसको रीड ना करें। तो आप जब उसको मेमोरी को अगर तो आप डायरेक्टली मूव कर रहे हैं और उसके आपके उसमें बैड सेक्टर्स नहीं है, आपके डिस्क के अंदर कोई बैड पैच नहीं है जिसके अंदर मेमोरी आपकी डैमेज हो चुकी हुई है, अगर तो ये वाला सिनेरियो मौजूद नहीं है फिर तो आपके लिए इसको मैपिंग करना बहुत आसान है। चूँकि आपके पास जो है डिस्क जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है और आपके जो ट्रैक इनर मोस्ट ट्रैक है और आउटर मोस्ट ट्रैक है इसका साइज़ बराबर नहीं है, क्योंकि आपका आउटर मोस्ट अगर आप ट्रैक देखेंगे तो आपको बड़े साइज़ में नज़र आएगा, जबकि आप इनर मोस्ट ट्रैक की तरफ देखेंगे तो आपको काफ़ी छोटा नज़र आएगा। तो जब ये दोनों का साइज़ बराबर नहीं है तो इसी वजह से इनके ऊपर मौजूद नंबर ऑफ़ सेक्टर्स भी बराबर नहीं होंगे। सो अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो आउटर मोस्ट जो आपका ट्रैक है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ सेक्टर आपके जो सेक्टर्स हैं उनकी क्वान्टिटी
कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि जो इनर मोस्ट आपका ट्रैक है उसके सेक्टर्स जो हैं वो कम हैं। डिस्क की अटैचमेंट्स की बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा द होस्ट अटैच्ड स्टोरेज असेसेस टू आईओ पोर्ट्स टॉकिंग टू आईओ बसेस। अब आपकी जो डिस्क का होस्ट मौजूद है, जो कंट्रोलर डिस्क का कंट्रोलर है, वो आपके सिस्टम के होस्ट कंट्रोलर के साथ जो है वो यूजिंग आईओ बसेस जो हैं वो कनेक्टेड होता है, और अब वो आपको इन दोनों की कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क के अंदर डाटा की प्लेसमेंट की ज़िम्मेदार होती है, या वो उसको कम्युनिकेट करती है कि डाटा कहाँ से पिक करना है या कहाँ पर प्लेस करना है। अब जो सिस्टम की SCSI बसेस हैं वो इटसेल्फ होती तो बसेस हैं, वो अप टू 16 डिवाइसेस एक केबल के ऊपर जो है वो अटैच करवा सकती हैं। इसी तरह आपकी जो फाइबर की जो केबल्स मौजूद होती हैं वो डेफिनेटली काफ़ी हाई स्पीड होती हैं, तो इसके साथ आपकी जो आर्किटेक्चर है वो सीरियल आर्किटेक्चर के अंदर ये अपना डाटा जो है वो सेंड करती हैं, और कैन बी स्विच्ड फैब्रिक विद 24 बिट एड्रेस, और ये 24 बिट का एड्रेस जो है वो यूज़ करते हुए अपना डाटा जो है वो आप इस पर सेंड करवा सकते हैं कि आप 24 बिट के डाटा के ऊपर अपनी वो करवा सकें, यानी आप एक जो डिस्क आप इसका कनेक्ट करवा रहे हैं उसके अंदर जो आपको एड्रेस स्पेस है वो 24 बिट तक वो सपोर्टेड कर सकती हैं। सो ये है क्या, ये आपकी बेसिस है आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स की। स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स आप आगे जाके चीज़ें देखेंगे भी। अब ये स्टोरेज इन विच मैनी होस्ट अटैच टू मैनी स्टोरेज यूनिट्स, इसके अंदर आप जो है एक बेसिकली करते ये हैं कि आप एक नेटवर्क के अंदर जो है एक नेटवर्क ऑफ डिस्क्स अटैच कर देते हैं जो कि आपके स्टोरेज यूनिट के तौर पे काम करती हैं। मल्टीपल आपके पास डिस्क्स मौजूद हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं, आपने डाटा उसमें से यूज़ करना है तो आप इसके अंदर से जाके अगर बैकअप स्टोर में से निकालना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज अरे की। स्टोरेज अरे ये है कि आपकी बजाय एक सिंगल हार्ड डिस्क के आपके पास मल्टीपल हार्ड डिस्क मौजूद हैं जो कि आपस में जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और आपको आपका डाटा प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये इकट्ठी होके एक ओवरऑल डिस्क स्पेस को इंक्रीज़ भी कर सकती हैं और एक रिडंडेंसी भी क्रिएट कर सकती हैं। दैट मीन्स कि अगर एक फेलियर होती है तो दूसरी उसको जो है वो प्रोटेक्शन दे सके। सो जब आप स्टोरेज अरे की बात करते हैं तो उसको अटैच करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। सो कैन जस्ट अटैच डिस्क एंड अरेज ऑफ डिस्क, आप मुख्तलिफ डिस्क को आपस में अटैच कर सकते हैं। स्टोरेज अरे हैज़ कंट्रोलर्स प्रोवाइड फीचर्स टू अटैच होस्ट। अब डेफिनेटली जिस ना एक सिंगल हार्ड डिस्क के अंदर उसका कंट्रोलर मौजूद है, और जब हम मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो मल्टीपल डिस्क्स को भी जो है वो कंट्रोल कर सके। पोर्ट्स टू कनेक्ट होस्ट टू अरे, अब मुख्तलिफ जो हार्ड डिस्क्स हैं उनको जब आप एक सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको किसी पोर्ट के थ्रू उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह ये इनकी तादाद जो है वो फ्यू से थाउजेंड्स ऑफ डिस्क के अंदर भी हो सकती है। इसके अंदर आप इवन मेमोरी कंटेंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी नॉन वोलेटाइल रैम्स भी आ जाती हैं जो कि इनको सपोर्ट के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप इनको इंटरकनेक्ट करते हैं। इसी तरह आपका रेड सिस्टम्स आ जाएंगे जो कि आपको ये हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, ये आपको रिडंडेंसीज प्रोवाइड करते हैं और आपके डाटा प्रोटेक्शन के अंदर आपको जो है वो हेल्प आउट करते हैं। सो आपको एक ओवरऑल जो है आपकी एफिशिएंसी जो है वो इससे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आप डाटा एक तो शेयर भी कर रहे हैं और उसको रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है? बेसिकली आपके पास जिस तरह एक लैन नेटवर्क है उसके अंदर मुख्तलिफ क्लाइंट्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपके पास जो है वो सर्वर्स भी कनेक्टेड हैं। तो इसके अलावा आपके पास कुछ डाटा आप जो उस नेटवर्क के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिसके साथ आपका जो है वो स्टोरेज मौजूद है डाटा का। अब ये डाटा जो है आपने जो यूज़ करना है वो आप डायरेक्टली सर्वर के थ्रू लैन के अंदर सिस्टम्स और क्लाइंट्स आपके डायरेक्टली उस सिस्टम को यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर ये डाटा जो है
आपका कोई डाटा प्रोसेसिंग सेंटर है, उसके थ्रू भी आप इस नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप अपना सिटीज़न कार्ड का अगर आप डाटा देखें तो उसका डेफिनेटली एक जो है उसका अपना एक स्टोरेज यूनिट भी होगा, जहाँ पे आपने तमाम के तमाम उसका डाटाबेस जो है वो स्टोर किया हुआ है, और आपका प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग सेंटर आगे मौजूद है जो उस डाटा को प्रोसेस करके उसको रीडेबल फॉर्म में जो है उसको लेके आता है, और उसके बाद आगे मौजूद नेटवर्क जो है उसको यूज़ करता है। सो सैन इज़ वन और मोर स्टोरेज अरेज। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल अरेज भी मौजूद हो सकती हैं स्टोरेजेस की, कनेक्टेड टू वन और मोर फाइबर चैनल स्विचेस। इसके अंदर आपको जो इंटरकनेक्टिविटी है वो फाइबर चैनल्स एक या मल्टीपल फाइबर चैनल्स के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि फाइबर चैनल की स्पीड हमारे पास बहुत अच्छी होती है, तो हम जहाँ पे हमें एक ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड हो डाटा रिट्रीवल के लिए, तो हम वहाँ पे फाइबर चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो होस्ट आर अटैच टू द स्विचेस। आपके जो सिस्टम होस्ट हैं आपके वो इन स्विचेस के साथ अटैच हैं, और उसके वो अगेंस्ट वो डिस्क से डाटा जो है वो प्लेस करवाते हैं, आपके अवेलेबल करते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। आपको इजी है डाटा को रिट्रीव करना, जो आपके डिवाइस हैं उनको रिमूव करना और उनकी जगह नई डिस्क्स को लगाना, ये आपके लिए आसान है इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास जो है स्टोरेज इज़ मेड अवेलेबल वाया लॉजिकल यूनिट्स मास्किंग फ्रॉम स्पेसिफिक अरे टू स्पेसिफिक सर्वर्स। अगर आप किसी स्पेसिफिक मेमोरी यूनिट से किसी स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर डाटा प्लेस करवाना चाहते हैं, तो आप लॉजिकल मास्किंग भी प्लेस करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आप यानी एक स्पेसिफिक सर्वर्स जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ अरेज ऑफ डिस्क से डाटा पिक एंड प्लेस कर सकता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और स्टोरेज नेटवर्क भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये क्या चीज़ है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज इज़ अ स्टोरेज मेड अवेलेबल ओवर अ नेटवर्क रादर देन ओवर अ लोकल कनेक्शन। जिस तरह आपने पहले देखा कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है डिस्क का, इसी तरह अगर आपने यही डाटा जो है डाटा अरेज आप यूज़ कर रहे हो, बजाय ये कि आप लैन के ऊपर आप अगर इसके अंदर इंटरनेट ओवर द इंटरनेट आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें, या ओवर अ ब्रॉडर नेटवर्क आप इसको यूज़ करना चाहें रिमोटली अटैचमेंट के थ्रू, तो वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो वो आपके पास नेटवर्क के अंदर जो अटैचमेंट होगी इस तरह की, वो आपकी NAS कहलाती है। अब इसके अंदर जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो आप रिमोट प्रोसीजर कॉल के थ्रू इस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, या आप TCP या UDP के थ्रू जो है वो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ओवर एन IP नेटवर्क जो है वो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं डिस्क स्केजुलिंग की, तो हमारे पास जब हम एक डिस्क को देखते हैं तो हमें डिस्क के अंदर से डाटा को जो है वो पिक एंड प्लेस करना है। तो जब हमने ये डाटा करना है तो आपको ये पता है कि जब हम एक डाटा के बाद दूसरे डाटा को रिट्रीव करने जाते हैं तो हमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर मूव करना पड़ेगा, और एक सेक्टर अगर जो है वो विद इन अ ट्रैक हो तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन इट विल कंज्यूम सम टाइम। लेकिन अगर आपको एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर जाना है, एक प्लेटर से दूसरे प्लेटर पे मूव करना है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव करना है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इस टाइम को हम मिनिमाइज़ करने के लिए, इसको मोस्ट एफिशिएंट वे में यूटिलाइज़ करने के लिए हम इसके कोई ना कोई एल्गोरिदम्स देखेंगे कि हमें वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू हम अपना जो है अपने डाटा को मोस्ट एफिशिएंटली उसमें जो है वो पिक एंड प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास इसका डिस्क आर्म है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो इसको और ये मोटराइज्ड है, तो वो डेफिनेटली रोटेट होने में सम टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। तो हम उसको जो उसका अपना टाइम कंज्यूम कर रहा है उसी के अंदर रहते हुए अपने डिस्क से डाटा की रिट्रीवल को मैक्सिमम एफिशिएंट वे में कैसे पिक कर सकते हैं, या मैक्सिमम ऑप्टिमल वे में उसको कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी डिस्क स्केजुलिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अब ये जो है मुख्तलिफ
जो तरीक़ेकार हैं डिस्क स्केजुलिंग के, हमें बस मुख्तलिफ जगहों पे इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। जो यानी हम इसको अगर इस तरीके से देखें कि हमारे पास जो डाटा की डिमांड है या डाटा रिट्रीवल की या डाटा प्लेसमेंट की, ये जो रिक्वेस्ट हैं ये हमें मुख्तलिफ जगहों से इनिशिएट हो सकती हैं। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है कि कोई डाटा की रिक्वेस्ट कर रहा हो, या सिस्टम प्रोसेस हो, या यूज़र प्रोसेस हो। तो वो डेफिनेटली जब हमें ये रिक्वेस्ट करेंगे तो डाटा हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि एक, अगर हम ये बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिक्वेस्ट की है, सिस्टम प्रोसेस ने और यूज़र प्रोसेस ने, तो ये तमाम की तमाम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इन लाइन मौजूद हो। यानी सेक्टर 1 से जो है वो आपने ओएस की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दिया, सेक्टर 2 से आपने सिस्टम की कर दिया, और सेक्टर 3 से यूज़र प्रोसेस को कर दिया। अब ये इन जिस यूज़र प्रोसेस ने आपसे डिमांड की है, हो सकता है वो जो है वो प्लेटर 1 से डाटा, प्लेटर 1 सिलेंडर 1 से डाटा और सेक्टर 1 से आपसे डाटा मांग रहा हो, जबकि जो सेकंड रिक्वेस्ट आ रही है वो सिलेंडर 7 या 8 से डाटा जो है वो आपसे मांग रहा हो। तो आपको एक ट्रैवलिंग टाइम चाहिए आपको, जिसके अंदर आपके जो आर्म है, हेड है, उसको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो अपना डाटा जो है वहाँ से उस पोजीशन पर पहुँच सके, जिसके बाद वो उस ट्रैक में से डाटा को पिक कर सके। अब इसके अंदर हम एक डिस्क स्केजुलिंग को अगर हम देखें कि हमारी जो उसकी परफॉर्मेंस है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो हम एक प्रॉब्लम को, एक एग्जांपल को लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है, हम एक जिस हार्ड डिस्क पे लगा रहे हैं उसके अंदर जो उसको डाटा चाहिए, वो जिन पोजीशन से उसने उठाना है, लेट्स से वो 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67 पोजीशन से उसने जो है वो डाटा जो है वो पिक करना है। और जो हमारे पास डिस्क है उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 to 199 के अंदर मौजूद है। जब हम इसको हम कंसीडर करते हैं कि एट द स्टार्ट की जब हमने डाटा उसमें से पिक करना है, तो जो हेड पोजीशन है वो करंटली एट 53 है। तो अगर हमारे पास ये पोजीशन है और हमें जो डाटाज पिक करने हैं, जिन पॉइंट से पिक करने हैं वो 98 देन 183, हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि इन जगहों से आपने डाटा पिक करने हैं, तो ये आपके पास एक क्यू बनी हुई है, रिक्वेस्ट क्यू, कि आपको इन जगहों से डाटा जो है वो पिक करना है। और आपकी जो करंट पोजीशन ऑफ हेड है दैट इज़ 53। तो आप इसको रिक्वेस्ट को कैसे सर्विस करेंगे कि आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दें, जिसमें आपको, क्योंकि आपको जिसने पहले भी बात की कि जो आर्म हेड है, आर्म जो है उसको मूव करने में कुछ टाइम कंज्यूम होगा, तो हम उसको कैसे उस टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स से हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं FCFS, जो हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हमारी क्यू के अंदर जो है हमने बात की कि हमारे पास जो है हेड की करंट पोजीशन है 53। तो अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो अगर हमारी क्यू में देखें तो सबसे पहले जो पोजीशन अवेलेबल है दैट इज़ 98। तो सबसे पहले आप 53 से 98 के ऊपर जाएंगे और वहाँ से डाटा को जो है अवेलेबल करेंगे। उसके बाद अगला जो है नंबर वो है 183, आप 183 पे जाएंगे, देन 37 पे, 122 पे, 14 पे, देन 124 पे, एंड देन 65 पे, एंड देन 67। ये है वो, अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को अगर हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि जिस पोजीशन से लेट्स से इस पोजीशन से हमें नेक्स्ट पोजीशन पर जाने में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, या डिस्टेंस हमें चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वो हमारे पास एक सिंगल सिलेंडर है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व
टेक्निक यूज़ करते हैं, तो हम जब 53 से 98 पर जाते हैं तो हमें एक टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स से 53 से जब हम 98 पर जाएंगे तो हमें 45 जो हैं वो सिलेंडर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। सो इसी तरह अगर हम मूव करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम ये पूरी क्यू को यूटिलाइज़ कर लेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हैं जो हमें यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो वो हमें 640 सिलेंडर्स को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। सो हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी हमारे पास जहाँ जिस पोजीशन पर मौजूद हैं वहाँ से हमें मिनिमम डिस्टेंस किस साइड पे तय करना पड़ता है। अगर हम बात करें, हम 53 पर मौजूद थे, सो 53 पर रहते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 65 है। तो हम यहाँ से 65 को पहले रीड करेंगे, फिर उसके बाद हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मिलता है दैट इज 67। उसके बाद आपको इसका नियर अबाउट जो डिस्टेंस मिलता है दैट इज़ जो 37। उसके बाद आपको इसका नियरेस्ट पॉइंट जो नज़र आएगा वो है 14 के बाद जो आपको नियरेस्ट पॉइंट नज़र आएगा दैट इज़ 98 के बाद आपको नज़र आएगा 122 के बाद आपको जो पॉइंट नज़र आएगा दैट इज़ 124 एंड देन आपको जो पॉइंट नज़र आएगा दैट इज़ 183 एंड उसके बाद जो है ये, यानी अगर हमारे पास देखेंगे हमारे पास लिमिट्स लगी हुई हैं फ्रॉम 0 टू 199 जो हमने पहले ही बात की थी कि लेट्स से कि हमारे पास जो टोटल मूवमेंट स्पेस है वो फ्रॉम 0 टू 199 है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें कितने सिलेंडर्स हमें तय करने पड़े या कितने हमें डिस्टेंस तय करना पड़ा, दैट इज़ 236 सिलेंडर्स। दैट मीन्स कि हमें 53 से 65 डिस्टेंस तय करना पड़ा, फिर 65 से 67 विच इज़ 66 एंड 67 टू सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए, और उसके बाद हमने 67 से 37 पे गए, फिर यहाँ से हम 14 पे गए। तो ये हमारा जो टोटल हमने डिस्टेंस तय किया दैट इज़ योर 236। सो इसके अलावा हमारे पास जो एल्गोरिदम मौजूद है विच इज़ नोन एज योर स्कैन के अंदर जो है अगर हम देखें तो हमें तरीक़ेकार ये है कि हम पूरी जो डिस्क स्पेस है उसको हम स्कैन करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 53 और उसके बाद हम दोनों साइड्स पर मूव करते हैं। हम एक साइड पर मूव करते हुए जाएंगे और हम एंडिंग पॉइंट को टच करेंगे। सो लेट्स से कि हम 53 से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया। अब इस रास्ते पे जो पॉइंट्स आते जाएंगे हम उनको फुलफिल करते जाएंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो हमने देखा कि क्योंकि हम 53 पे थे तो 53 से लेफ़्ट साइड पे मूव करने पे हमें नियर जो पहला पॉइंट नज़र आता है दैट इज़ 37। तो हमने सबसे पहले इस क्वेरी को फुलफ़िल किया, फिर हमने मूव अगर फॉरवर्ड करते गए तो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो रास्ते में नज़र आया दैट इज़ 14, हमने इसको भी सर्विस कर दिया। फिर उसके बाद हमने ज़ीरो को टच किया, ज़ीरो को टच करने पर हमें नज़र आया कि यहाँ तक हमें और कोई पॉइंट नहीं मिलता। अब यहाँ से हम दूसरी एक्सट्रीम की तरफ मूव करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कौन कौन सा पॉइंट नज़र आता है। जब हम इसकी ऑपोजिट एक्सट्रीम की तरफ मूव करेंगे तो हमें अगला पॉइंट जो नज़र आएगा दैट इज़ 65, दैन 67, 98, 122 एंड 124, दैन 183। सो आपको नज़र आएगा कि ये सिंगल स्ट्रोक के अंदर आपका ज़ीरो तक मूव करेगा और फिर अगली स्ट्रोक के अंदर अदर ऑपोजिट एंड को टच करेगा। हमें दोबारा वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने उस वक्त आने वाले रास्ते में तमाम क्वेरीज़ को जो है वो पहले ही हैंडल कर लिया। सो अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो स्कैन जो है हमें कितनी जो है वो सिलेंडर्स का डिस्टेंस तय करता है। सो दैट इज़ योर 2, 0 एंड 8 सिलेंडर्स जो है वो स्कैन के केस में हमें तय करना पड़ता है। सो इसके एक वेरिएंट हमारे पास मौजूद है विच इज़ नोन एज योर सी स्कैन। अब सी स्कैन का हमारा तरीक़ेकार क्या है? सी स्कैन के अंदर ये है कि आप जिस पॉइंट पर मौजूद हैं यहाँ से आप राइट साइड पे मूव करेंगे। जब राइट साइड पे आप मूव करेंगे और आप एक्सट्रीम को टच करते हैं और एक्सट्रीम को टच करने में रास्ते में जितने भी आपको पॉइंट्स आपको नज़र आते हैं आप उनको फुलफ़िल करते जाएं। जब आपने एक्सट्रीम को टच कर दिया है तो आप इसको वापसी में दोबारा कोई काम करके नहीं आएंगे। आप यहाँ पे टच करने के बाद
वापस ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट कर देंगे और ज़ीरो से दोबारा काउंटिंग शुरू करेंगे। सो इस वापसी के अंदर आपने कोई भी रीडिंग नहीं की, आप दोबारा पॉइंट ज़ीरो से दोबारा रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो आप जब दोबारा पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा पहले रास्ते में 14 एंड देन 37, क्योंकि 53 से ऑनवर्ड आप तमाम चीज़ों को सर्विस करते आए हैं। लेकिन सी स्कैन भी आपका चूँकि स्कैन की तरह है, आप दोनों लिमिट्स को टच करते हैं, लोअर लिमिट को भी आप टच करते हैं और हायर लिमिट को भी टच करते हैं। इसकी स्कैन और सी स्कैन का जो हमारे पास वेरिएंट है दैट इज़ योर सी लुक। सी लुक के अंदर हमारे पास जो टाइम है वो कम हो जाता है। उसकी वजह है कि आप एक्सट्रीम को टच नहीं करते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चूँकि हमने 199 हमारे पास इस क्यू के अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने इस एक्सट्रीम को टच नहीं किया। आप मूव किए हैं टूवर्ड्स योर इंक्रीमेंटल और टिल आपके पास मैक्सिमम वैल्यू अटेन होती है विच इज़ यहाँ पे 183। तो आपने 183 तक मूव किया है, उसके बाद आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आए हैं, लेकिन आपने एक्सट्रीम लेफ़्ट पॉइंट को भी टच नहीं किया। आप उस पॉइंट तक आए हैं जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पर पॉइंट वैल्यू मौजूद है इन योर क्यू, एंड इन आर सिनेरियो दिस वैल्यू इज़ 14। आपने 14 को टच किया और उसके बाद आपने दोबारा इंक्रीमेंटल स्टार्ट किया। इस दोनों केस, इन तीनों केसेस के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है इससे ऑनवर्ड भी एक मरतबा टच करते हैं और आप पिछली वैल्यूज़ को टच करते हैं। इसके बाद आपको दोबारा इससे आगे आके वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है और दोबारा पीछे आके दोबारा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो जब भी आप इसकी स्केजुलिंग को चेक करना चाहेंगे तो आप ये है कि तरीक़ेकार कि आप इनकी स्केजुलिंग एल्गोरिदम आप एक डिफाइंड एग्जांपल के ऊपर आप लगाएं और उसके ऊपर देखें कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कौन सा जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है आपके सिनेरियो के अंदर। तो जो आपका आपका एल्गोरिदम आपको बेस्ट सपोर्ट करता है आपके सिनेरियो में, आप जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डाटा की रिट्रीवल के लिए। अगर हम जनरली बात करें तो SSTF जो है वो कॉमन है, जबकि स्कैन और सी स्कैन की परफॉर्मेंस बेटर है फॉर सिस्टम जहाँ पे इस लोड बहुत ज़्यादा हो। अगर आपका सिस्टम का लोड बहुत ज़्यादा है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो वहाँ पे स्कैन और सी स्कैन आपको जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा और इसकी स्टारवेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि आप जिस तरह आप टूवर्ड्स एंड मूव करते जाएंगे उसमें रास्ते में जो जो आ रही होंगी आप उनको तमाम को जो है उनको जो है वो उनकी रिक्वायर्ड क्वेरीज जो हैं उनकी फुलफ़िल करते जाएंगे। जबकि आपका नॉर्मल जो है शॉर्टेस्ट जो रूट था वहाँ पे आपका जो है वो नॉर्मल सिस्टम्स के लिए वो बेहतर है, वो कॉमनली यूज़ होता है। परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट कितनी हैं और इनकी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो डिसाइड करेंगे। जैसे हमने पहली बात की कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक आप अपने सिस्टम को जो है आप उसके ऊपर डिस्क एल्गोरिदम लगाएं और उसको चेक करें कि वो कौन सा आपके सिनेरियो के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। सो जो आपको सूट करे वो वाला आप जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो आप उस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। So disk scheduling algorithm should be written as a separate module of operating system, allowing it to replace with the different algorithm if necessary। अगर आप इसको अलग बनाते हैं और आप समझते हैं कि वो ऑप्टिमल वे में वर्किंग नहीं कर रहा, अगर इसका एक अलग मॉड्यूल बना होगा तो आप उस मॉड्यूल को सिंपल जो है वो चेंज करके तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। Either SSTF or LOOK is a reasonable choice for a default algorithm. How does the disk based queuing affect operating system queuing ordering effects? डेफिनेटली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम डिस्क एल्गोरिदम जो है आपने डाटा तो अपनी मर्ज़ी से निकाल लिया, लेकिन आपके पास जो पीछे क्यू मौजूद है, जो प्रोसेस क्यू है, उसके अंदर वो उसको किस तरह अफेक्ट करिए। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस जो है एक P1 जो है उसको CPU एलोकेट हुआ है और डाटा अगर आप देखते हैं अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से
तो कि जी मुझे रास्ते में जल्दी P4 पड़ता है, तो मैं P4 का डाटा पहले प्लेस कर दूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उसको कंसाइड कैसे करूंगा प्रोसेस क्यू के साथ, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स एलोकेशन है वो P1 को हुई हुई है, जबकि मैं डाटा जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो P4 को कर रहा हूँ। सो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं इन दोनों क्यूज़ को ओवरलिंक्ड कैसे करूँगा, ताकि मैं जिसका डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वर्किंग में भी जा सके। वरना मैं डाटा तो प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन वो डाटा जो है वो यूजेबल में नहीं आ सकता। जब हम बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट की, तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास जो है जो डिस्क है उसको फॉर्मेट किया गया है लो लेवल फॉर्मेटिंग के अंदर या फिज़िकल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो हमारे पास जो डिस्क है वो सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। डिवाइडिंग दिस डिस्क इनटू द सेक्टर्स, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जब हम लो लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं वो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करती है। दैट द डिस्क कंट्रोलर कैन रीड और राइट, और वो सेक्टर्स जो हैं वो हमारा जो कंट्रोलर उनको रीड करता है या उनके ऊपर आके हमारा डाटा जो है वो प्लेस करता है। Each sector can hold header information plus data plus error correction code। जब हम सेक्टर्स बनाते हैं तो इसके अंदर ना सिर्फ हमारा डाटा आता है, इसके अलावा हमारे पास हेडर इन्फॉर्मेशन आती है, प्लस एरर करेक्शन कोड हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास डाटा प्लेस करते हुए या रिट्रीव करते हुए डाटा के अंदर कोई एरर जनरेट हो गया तो हम उसको करेक्ट कर सकें या एटलीस्ट उसको डिटेक्ट कर सकें कि डाटा के अंदर जो है वो करप्शन हुई है। यूजुअली जो आपका डाटा प्लेस किया जाता है दैट इज़ ऑफ 5 and 2 बाइट्स, बट कैन बी स्केलेबल, इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यूजुअली कॉमन चीज़ जो है वो 5 and 2 बाइट्स है। To use a disk to hold files, the operating system still needs to record its own data structure on the disk। अगर आप किसी फाइल को स्टोर करने जा रहे हैं तो उसका फाइल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेव करेगा कि इसको किस फॉर्मेट में उठाना है और उसको रिकम्बाइन करना है, और आपके सामने जो प्रेजेंट करना है उसकी फ़ाइल की जो हैयत है वो प्रेजेंटेशन है वो सेम रहे। Partition the disk into one or more groups of cylinders each treated as a logical disk। जब हम बात करते हैं कि हम डिस्क को मुख्तलिफ पार्टीशंस में या ड्राइव्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम जो है वो डेजिग्नेट कर रहे होते हैं सिलेंडर्स को इन ग्रुप्स जो कि आपकी लॉजिकल डिस्क्स के तौर पे आपको बिहेव कर रही हैं। अब जब आप पार्टीशन कर रहे हैं वहाँ फिज़िकली आप डिस्क को तोड़ के दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आप ऑन अ रन टाइम जो है वो सी ड्राइव या डी ड्राइव या ई ड्राइव की कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको कम लगता है कि ई ड्राइव की कैपेसिटी कम है तो आप ई और एफ़ को दोनों को मर्ज करके उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रुपिंग को मर्जिंग एंड डिवीजन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉजिकल फॉर्मेशन जो आप करते हैं वो आप एक फ़ाइल सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह आपका फैट हो गया या फैट 32 हो गया या NTFS हो गया। आप उसको फॉर्मेटिंग दे रहे हैं ताकि आप उसको एफिशिएंटली जो है वो उसको जो आपने ब्लॉक बनाए हैं या ग्रुप बनाए हैं आप उनको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें और उनमें से बेहतरीन तरीके से आप डाटा को रख सकें और यूटिलाइज़ कर सकें। To increase the efficiency, most file system group blocks into clusters। जो आपके clusters हैं उसके अंदर वो उसको convert कर देता है ग्रुप्स को, ग्रुप्स ऑफ योर सेक्टर्स जो हैं उनको वो मिला के उनके clusters बना देता है। डिस्क IO डन इन ब्लॉक्स, जबकि आपकी जो फाइल IO है वो आपके clusters के अंदर जो है वो जो है वर्किंग करती है। सो अगर हम बात करें रॉ डिस्क की, तो रॉ डिस्क एक्सेस फॉर एप्स दैट वांट टू डू देयर ऑन ब्लॉक मैनेजमेंट कीप OS आउट ऑफ द वे। अगर आप की एप्लीकेशन जो है वो खुद से कोई अपनी वर्किंग करना चाहती है तो वो अपनी मैनेजमेंट भी कर सकती है, और उसके अंदर जब वो अपनी मैनेजमेंट कर रही होगी डाटा के लिए उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होगी, वो उसको बाहर रखते हुए अपनी डिस्क मैनेजमेंट भी कर सकती है। इसी तरह बूट ब्लॉक इनिशियलाइज सिस्टम, द बूट स्ट्रैप इज स्टोर्ड ऑन रोम। जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो जो है उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है, क्योंकि बूट जो है वो आपकी जो ब्लैक स्क्रीन आती है इन द स्टार्ट वो आपका बूट स्ट्रैप होता है जो आपके सिस्टम की तमाम
डिवाइसेस जो उसमें मौजूद हैं या इंटरकनेक्टेड हैं उनको रीड करती है, उनको रीड करके उनको चलाने का तरीक़ेकार देखती है और उनको लोड करती है, जिसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और वो अपनी वर्किंग करता है। ये जो है वो आपका रोम के अंदर जो सिस्टम का रोम है उसमें आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले लोड होता है और ये पहले वर्किंग करता है और ये आपका इनिशिएट करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्टोर्ड इन बूट ब्लॉक्स ऑफ बूट पार्टीशन, ये बूट की जो पार्टीशन है उसके अंदर आपका बूटस्ट्रैप लोडर मौजूद है। मेथड सच एज सेक्टर स्पारिंग यूज टू हैंडल बैड ब्लॉक्स। अब अगर हमारे पास जो है बैड सेक्टर्स आ जाते हैं हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, तो सेक्टर स्पारिंग जो टेक्निक है उसके थ्रू आप उनको डील करते हैं, यानी हम उसको जो है वो एक ऐसा चंक में क्रिएट कर देते हैं जिसको हम यूज़ ना करें, उसको ऐसी पार्टीशन में करके साइड पे कर देते हैं ताकि हम उसको बाईपास कर दें और उसको यूज़ ना करें। उसको टैकल करने के लिए जो टेक्निक हमारे पास मौजूद है दैट इज़ योर सेक्टर स्पारिंग। जब हम बात करते हैं हमारे पास जो डिस्क है हम उसकी पार्टीशंस बना रहे हैं, लॉजिकल पार्टीशंस बना रहे हैं, तो बेसिकली आपके डिस्क के अंदर एक मेमोरी बफर रजिस्टर मौजूद है जिसके अंदर आपके पास ना सिर्फ बूट कोड मौजूद है जिसने बूट को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, बल्कि इसके अलावा हमारे पास एक पार्टीशन टेबल मौजूद है जो हमने हार्ड डिस्क की लॉजिकल पार्टीशनिंग की हुई है इन पार्टीशन 1, 2, 3 एंड 4, और वो हमें बता रहा होता है कि पार्टीशन 3 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पार्टीशन 4 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसी तरह पार्टीशन 2 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग क्या है, और इसकी पार्टीशन 1 की स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या है। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, अब हमें देखना ये पड़ता है कि हमें जिस तरह मेमोरी के अंदर से हमें जो है वो डाटा को स्वैप करना पड़ता है, तो ये स्पेस आपको फैसिलिटेट करती है कि आप डाटा को स्वैप कर सकें। सो वर्चुअल मेमोरी यूजेस डिस्क स्पेस एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। जब आप वर्चुअल मेमोरी को जो है वो आप क्रिएट करते हैं तो ये एज एन एक्सटेंशन टू मेन मेमोरी के तौर पे काम करती है और ये फैसिलिटेट करती है आपकी मेन मेमोरी को, और उसको जो डाटा चाहिए वो हम यहाँ से वर्चुअल मेमोरी के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको वर्किंग करने में आसानी हो। लेस कॉमन नाउ डेज ड्यू टू मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीजेज, नो डाउट ये इसकी उतना वक्त अब थोड़ी कम होती जा रही है क्योंकि हमारे पास जो इटसेल्फ इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है आपकी रैम की वो बढ़ गई है, लेकिन इसकी वजूद को आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करती है। Swap space can be carved out of the normal file system or more commonly it can be in a separate disk space। अब या तो आपके डिस्क के अंदर ही आपने कोई थोड़ी सी स्पेस जो है वो डेजिग्नेट कर दी है स्वैपिंग स्पेस के लिए, या फिर आपने एक अलग पार्टीशन जो है वो डिक्लेयर कर दी है जिसके अंदर जो है वो काम इटसेल्फ जो है वो स्वैपिंग स्पेस का करेगी। तो या तो आपकी जो पार्टीशंस बनी है उसमें आप कुछ छोटा सा डेजिग्नेटेड पोर्शन कर दें और वो अपना डाटा स्वैपिंग के लिए वहाँ से उस स्वैपिंग स्पेस में ले आए, या फिर एक अलग पूरी पार्टीशन आप बना देते हैं जो कि डाटा की इस स्वैपिंग के लिए जो है वो एज ए रिजाइडिंग प्लेस जो है वो डील होती है। सो अगर हम इसको डील करना मैनेजमेंट किस तरह है, BSD allocates swap space when process starts, hold text segment the program and the data segment। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो BSD जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो उसको प्रोसेस को जो है वो एक स्पेस एलोकेट करता है जिसके अंदर वो अपना प्रोग्राम को रिजाइड करता है या डाटा उसको रिक्वायर्ड है वो रिजाइड करता है। जो कर्नल है यूजेस स्वैप मैप्स टू ट्रैक स्वैप स्पेस यूज़, स्वैप मैप्स को यूज़ करती है आपकी कर्नल स्पेस और वो ट्रैक रखती है कि आप जो है स्वैप स्पेस को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं और आपका कितनी यूटिलिटी उसकी हो चुकी है। अगर हम Solaris की बात करें तो Solaris 2 allocates swap space only when a dirty page is forced out of the physical memory। जब हमें जो है वर्चुअल मेमोरी में से कोई डाटा कोई पेज बाहर निकालना होता है
हम उसको बाहर निकालते हैं और इसकी जगह किसी और पेज को ला के रखते हैं, तो जब हम उसको फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, पेज डर्टी हो गया है, तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो स्वैप स्पेस है आपका जो सोलारिस है उसके अंदर जब आपकी फ़ाइल क्रिएट हो रही है तब वो यूटिलाइजेशन में उसको नहीं लेके आता, लेकिन उस वक्त लेके आता है जब आपके वर्चुअल जो पेज है उसको स्वैप करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपके जो स्वैप स्पेस है उससे जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो फिर आप जो है इसकी मेमोरी को यूटिलाइज़ करेंगे। फ़िज़िकल मेमोरी से उसको जब निकालेंगे तब हम उसकी स्वैप स्पेस को यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने उसको रिप्लेस करना है वर्चुअल मेमोरी के पेजेस को। सो file data written to swap space until write to the file system requested। जितनी देर तक आप उसकी राइटिंग नहीं करते थे तब तक आपने जो पेज बाहर निकाला है वो स्वैप स्पेस में रहेगा ताकि अपनी राइटिंग को कंप्लीट कर ले और फिर वो उसको जो है वो डिस्कार्ड किया जा सकता है। अदर डर्टी पेजेस गो टू द स्वैप स्पेस ड्यू टू नो अदर होम। अगर कोई पेज बाहर निकला है और उसकी जो है रिजाइडिंग आपका प्लेस कोई डेजिग्नेटेड नहीं है, कोई टेम्परेरी आपका पेज था वो जनरेट हुआ है या टेम्परेरी डाटा जनरेट हुआ है, तो वो भी यहाँ पे स्वैप स्पेस में आएगा, जिसके बाद उसका फैसला किया जा सकता है। टेक्स्ट सेगमेंट पेजेस थ्रोन आउट और री रीड फ्रॉम द फाइल सिस्टम एज नीडेड। जो प्रोग्राम्स हैं जिनको आपने जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं या उनका टेक्स्ट सेक्शन है जिसको कह सकते हैं कोड सेक्शन हो गया, तो वो जब उनको हम निकालते हैं मेमोरी में से या उनको रीड करते हैं तो तब भी हमारे पास जो है स्वैप स्पेस जो है वो उस काम के लिए जो है किरदार अदा करती है। अब हम बात करते हैं रेड सिस्टम की। रेड सिस्टम क्या है? ये आपकी रिडंडेंसी क्रिएट करती है आपके सिस्टम को। दैट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हों कि हमारे पास डिस्क अरेज मौजूद हैं और जो हम डिस्क अरेज की बात करते हैं तो वो आपका मल्टीपल डिस्क जो हैं वो कंकरेंटली वर्किंग कर रही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी वर्क कर रही हैं और आपका डाटा जो है उनमें स्प्रेड आउट हुआ है, तो अगर हम उसको चेक करें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर 100 डिस्क हैं जो एक नेटवर्क में लगी हुई हैं और लेट्स से कि हमारे पास जो है उसकी कैपेसिटी है कि हर 100,000 आवर्स के बाद कोई डिस्क जो है वो फेल कर जाती है। तो अगर आप मीन टाइम फेलियर का निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 41.66 डेज़ बनती है, जो कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर इतनी देर में आपकी कोई डिस्क जो है वो फेल कर जाती है तो आप डाटा की को जो है वो रिटेन कैसे करेंगे? आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है। तो हम इस चीज़ को देखना पड़ता है कि हम इसको कैसे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो हमें बेसिकली ये जो मीन टाइम है जो हमें यहाँ पे नज़र आया है कि 41.66 डेज़, यानी हर 40 सेकेंड डे के अंदर जो है वो आपकी कोई ना कोई डिस्क फेलियर होता है और उसके अंदर फिर हमारा डाटा लॉस हो सकता है। सो इसको हमें जो है एक तो हमें इसको टाइम को इंक्रीज़ करना है, नंबर 2 हमें जो मीन टाइम टू रिपेयर है हमें वो भी देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली जब ये फेलियर हुआ है तो हमें इस फेलियर के बाद हमें उस पोजीशन पे वापस आना है जहाँ पे हमारा डाटा लॉस है वो उससे हम बच जाएं, या जो भी डाटा लॉस हुआ है हम उसके उस लॉस से बाहर आ सकें, तो हमें वो टाइम टू रिपेयर भी चाहिए। और ये जो टाइम हमें चाहिए डाटा लॉस से बाहर आने के लिए, ये जो टाइम कहलाएगा ये आपका आ जाएगा मीन टाइम टू डाटा लॉस। अगर हम अपनी जो डिस्क्स हैं या जो डाटा हमने रखा है उनकी जो डिस्क हमारे पास अरेज मौजूद हैं, अगर उसके अंदर हम मिरर डिस्क रख देते हैं, यानी एक ही डाटा जो है वो डिस्क ए में भी मौजूद है, डिस्क बी में भी मौजूद है, तो अब हमारे पास एक रिडंडेंसी क्रिएट हो गई है कि आपके पास अगर डिस्क ए फेल कर भी जाती है तो हमारे पास जो डिस्क बी है उसके अंदर भी डाटा मौजूद है, और वो अगर हमारी डिस्क ए फेल कर जाती है तो डिस्क बी जो है वो उसकी जगह ले लेगी और वो वहाँ पे अपना डाटा जो है वो हमारी वर्किंग चलती रहेगी। और इन द मीन वाइल अगर हमारी डिस्क ए फेल कर गई और डिस्क बी ने उसकी जगह ले ली है तो हम ए को निकाल के उसकी जगह एक कॉपी
नई डिस्क अटैच कर सकते हैं। लेट से कि वो डिस्क सी है, हम वो अटैच कर देते हैं और अब इसकी कॉपी इसमें बना देते हैं। तो इस केस में अब हमारे पास जो फेलियर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे पास जो मीन टाइम टू फेलियर है वो हमारे पास बहुत कम हो जाता है। और डेफिनेटली जो बस ये डिस्क्स हैं इसको हम कंबाइन करने के लिए, इनकी फ्रीक्वेंसी को और इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनके दरमियान हम नॉन वोलेटाइल रैम्स का भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिससे हमारी वर्किंग जो है वो और बेहतर हो जाती है। अब जो रेड है इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार मौजूद हैं। यानी हमारे पास हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिस्क स्ट्रिपिंग कर दें। डिस्क स्ट्रिपिंग क्या है, आप ग्रुप कर दें डिस्क को स्टोरेज यूनिट के अंदर। ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग भी हो सकती है या आप बिट लेवल स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप जो डाटा है उसको स्प्रेड आउट कर दें। लेट्स से कि अगर हमने लिखना हो रेड को, अगर हमने स्टोर करवाना हो RAID, तो एक डिस्क के अंदर R स्टोर हो जाए, एक के अंदर A स्टोर हो जाए, एक के अंदर I हो जाए और एक के अंदर D स्टोर हो जाए। सो इन दैट केस के हमारे पास हर चीज़ की एक अलग-अलग जो है वो यानी एक ही जो ब्लॉक है उसको डिवाइड करके हमने मुख्तलिफ डिस्क्स के अंदर रख दिया है। इससे अगर हमारा डाटा लॉस होता भी है तो पूरी डाटा हमारा लॉस नहीं होगा, एक छोटा सा चंक होगा जिसको हम रिकवर भी कर सकेंगे। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ स्कीम्स मौजूद हैं और ख़ाली हमें स्ट्रिपिंग का खाली फ़ायदा ये नहीं होगा कि हमारा डाटा लॉस से भी बच जाएंगे, इससे हमें ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम RAID, अगर हम इस लफ्ज़ रेड को जो है वो रिट्रीव करने जा रहे हैं डिस्क में से, तो हमें एक मरतबा R को उठाना पड़ेगा, A को, देन I को, देन D को। तो अगर हम यही स्ट्रिपिंग करके डाटा रखते हैं तो हमें एक ही वक्त के अंदर R एक डिस्क से उठाना है, एक A जो है वो सेकंड डिस्क से, I थर्ड डिस्क से और D फोर्थ डिस्क से उठाना है। सो हम एक ही वक्त के अंदर हम 4 लफ्ज़ को इकट्ठे पैरेलली उठा रहे हैं। तो चूंकि हम साइमल्टेनियसली डाटा उठा रहे हैं मल्टीपल ड्राइव से, तो हमारी जो स्पीड है उसकी वो जो है वो भी हमारे पास बेहतर हो जाएगी। अब हम रेड स्कीम्स की अगर बात करें तो डेट इसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ रेड स्कीम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेड 1 मौजूद है, जिसके अंदर हम मिरर कर देते हैं डाटा, या शैडोइंग जिसको आप कह सकते हैं कि आप डुप्लीकेट रखते हैं डाटा का हर डिस्क का। इसी तरह इसके हमारे पास दूसरी भी चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेड 4, 5 एंड 6 भी मौजूद है। इसी तरह रेड 1 की हमारे पास जो है वो एक और फॉर्म मौजूद है जिसको हम कहते हैं रेड 1+0, या यानी आपका स्ट्रिप्ड मिरर मौजूद है कि आप उसको डाटा को स्ट्रिप्ड करते हैं, उसको मिरर करके रखते हैं। या फिर आपके पास इसी की एक और फॉर्म मौजूद है जिस रेड 0+1, जिसमें आप पहले डाटा को मिरर करते हैं और मिरर करने के बाद जो है डाटा को स्ट्रिप करते हैं। सो हम देखते हैं कि इसकी जो है एक ग्राफिकल फॉर्म में कि हम इसको कैसे उसको जो है डाटा को जो है वो रखते हैं और उसको हमें बचाने में किस तरह जो है फेल सेफ हम कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें रेड 0 की, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि रेड 0 के अंदर रिडेंडेंसी कोई नहीं है। आपका जो डाटा मौजूद है उसको आपने स्ट्रिप्ड करके रख दिया। लेट्स से कि इसमें आपने R को रख दिया, इसमें आपने A को रख दिया, इसमें आपने I को रख दिया और इसमें आपने D को रख दिया। आपने डाटा की स्ट्रिपिंग कर दी है। रेड 1 के अंदर ये है कि आप जो है बेसिकली डाटा की कॉपी बना लेते हैं, यानी जो भी डाटा आपने यहाँ पे रखा है उसी की डाटा की कॉपी आपके पास मौजूद है। रेड 2 के अंदर जो है वो आप एरर करेक्शन कोड लगा देते हैं। डेट मीन कि अब ECC जो है उसकी पैरिटी जो है आप अलहदा डिस्क्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपका इसका पैरिटी कोड मौजूद है। पैरिटी कोड लगाने से आपका जो है यानी जो भी डाटा इसमें से बाहर निकलेगा, आपका पैरिटी कोड उसको बताएगा कि जब मैंने डाटा प्लेस किया था और जब मैंने वापस रिट्रीव किया है उसमें कोई एरर जनरेट तो नहीं हो गया। अगर एरर जनरेट हो गया है सो दैट मीन्स कि कोई इसमें डाटा फॉल्टी तो नहीं हो गया, या अगर कोई अगर डाटा करेक्शन फॉल्टी हुआ है तो क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर करेक्शन नहीं कर सकते एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो है डाटा फॉल्टी हो चुका है। जो रेड 3 है उसकी कैटेगरी है कि हम बिट लेवल पे पैरिटी जो है इंटरलीव्ड कर देते हैं।
यानी बिट लेवल की पैरिटी जो है वो हम एक अलग डिस्क के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं, जबकि रेड 4 के अंदर जो पैरिटी है हम उसको ब्लॉक लेवल के ऊपर पैरिटी को प्लेस करवाते हैं। इसी तरह रेड 5 के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी पैरिटी है, यानी इसके अंदर ही आपकी पैरिटी भी मौजूद है, इसी के अंदर डाटा भी मौजूद है, लेकिन वो ब्लॉक लेवल की आपकी पैरिटी जो है वो हमने प्लेस करवाई हुई है। इसी तरह जब आप रेड 6 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपके पास नज़र आ रहा है कि आप इसमें दोनों कॉम्बिनेशन मौजूद है कि आपके पास जो पी एन क्यू है, यानी आपके पास इसकी रिडंडेंसी भी क्रिएट की हुई है आपने, और जो है वो पैरिटी वो भी आपने जो है इसके अंदर प्लेस करवाई हुई है। रिपेयर का तरीक़ेकार किस तरह है, जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने बिट लेवल पे इंटरलीव्ड पैरिटी को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सो विच इज़ योर रेड 3। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 4 डिस्क के अंदर प्लेस्ड है। लेट्स से कि जो हमारा डाटा प्लेस्ड है दैट इज़ 1001। ये डाटा जो है ये हमने प्लेस करवाया हुआ है, और हर एक को हमने, क्योंकि बिट लेवल पे है तो हर डिस्क के अंदर सिंगल बिट हमने प्लेस करवाई हुई है, और एक हमारे पास जो है वो डिस्क के अंदर हमारे पास पैरिटी बिट मौजूद है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो टोटल डाटा है दैट कंटेन्स ऑफ 5 बिट्स। पैरिटी हमने लगाई हुई है, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी जो पैरिटी है दैट इज़ इवन, तो हमारे पास नंबर 1 की क्वांटिटी इवन हो गई। तो आप यहाँ पे नज़र आ सकता है कि नंबर 1 हमारे पास हो गए, 1 + 1 = 2, और हमारे पास जो है वो इवन नंबर क्रिएट हो गया। बाय सम टाइम हमारे पास एक डिस्क फेलियर हो जाता है। लेट्स सी कि हमारी ये जो डिस्क 2 है ये फेल कर जाती है। सो अगर हमारे पास डिस्क 2 फेल कर जाए तो हमें नहीं पता कि अब यहाँ पे क्या होगा, लेकिन चूंकि हमारा पैरिटी भी मौजूद है, हमारे पास बाकी चीज़ें भी मौजूद है, हम यहाँ पे डाटा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमने इवन पैरिटी लगाई हुई थी। सो 1 यहाँ पे मौजूद है, 1 यहाँ पे मौजूद है, तो चूँकि इवन वैल्यू है तो 1 + 0 1 और 1 + 0 = 2, यानी 1 + 0 1 आ गया, फिर 1 आया तो 2 नंबर हो गए, और 0 आ गया तो अभी भी वैल्यू 2 है। चूँकि पैरिटी इवन है तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1 लगाएंगे तो नंबर ऑफ वंस ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी मस्ट बी इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से इस तरीके से अपना डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसके अंदर बात करें 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2, एंड 2 + 1 = 3, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। सो आप इस तरीके से अपने वैल्यू जो है वो रिटेन कर सकते हैं। सो रेड 0 + 1 और 1 + 0 में बेसिकली फ़र्क किस तरह नज़र आएगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 0 + 1 की बात करते हैं जिसमें आपका जो है डाटा जो है वो स्ट्रिप भी किया हुआ है और मिरर्ड भी किया हुआ है। सो 0 + 1 में आप ब्लॉक लेवल की स्ट्रिपिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो डाटा है, लेट से कि एक पूरा ब्लॉक है ABC, आपने वो पूरा ब्लॉक जो है उसकी कॉपी जो है वो यहाँ पे बना दी है। जबकि हम जब 1 + 0 की बात कर रहे हैं तो हम जो है सिंगल डिस्क को जो है वो बनाते हैं, उसकी मिररिंग करते हैं, यानी हर बिट की आप समझ लें कि आपने उसकी जो है वो स्ट्रिपिंग कर दी है, उसकी आपने कॉपी बनाई है, और उसके बाद इस पूरे का जो है वो आपने एक सेट बना दिया है। सो दैट मीन्स कि जो डिस्क 1 के अंदर डाटा है वही डिस्क 2 के अंदर डाटा मौजूद है। इस तरह जो आपने जो है डिस्क 3 में डाटा रखा है उसी की कॉपी डिस्क 4 में रखी है, जबकि आपकी जो 0 + 1 है उसमें पूरा डाटा यहाँ पे मौजूद है और पूरे डाटा की कॉपी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हर डिस्क की आपने कॉपी बनाई है और उसके आपने फिर ब्लॉक्स बनाना शुरू किए। अगर हम इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास स्नैपशॉट्स भी मौजूद हैं। दैट मीन्स कि हमने इन पर्टिकुलर टाइम्स हमने आपके फाइल सिस्टम की जो है वो एक जो करंट कंडीशन है उसको सेव कर लिया है। सो दैट मीन्स कि अगर आफ्टर सम टाइम कोई चेंज ऐसा क्रिएट होता है जो आपके सिस्टम को किसी डेड एंड में लेके जा सकता है, तो हम उस स्नैपशॉट को यूज़ करते हुए आपके सिस्टम को वापस प्रीवियस पॉइंट के ऊपर रिस्टोर कर सकें टाइम के अंदर। लेट्स सपोज कि आपने कल की डेट में
एक स्नैपशॉट क्रिएट किया और आपने देखा कि जी मैं यहाँ पे आगे वर्किंग करने जा रहा हूँ जो कि मुझे किसी डेड लॉक की तरफ लेके जा सकती है, किसी डेड एंड की तरफ लेके जा सकती है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। सो मैं अगर उस पॉइंट की तरफ मूव करता हूँ और वाकई ऐसी सिचुएशन रेज होती है तो मैं आज जितनी भी वर्किंग होगी उसको डिस्कार्ड करके कल वाले जिस पॉइंट के ऊपर मैंने स्नैपशॉट लिया था वहीं से अपने सिस्टम को रिस्टोर करवा सकता हूँ और वहीं से अपनी वर्किंग को दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ। सो आपकी जो है इसी तरह replication is automatically duplicated of write between separate sites। आपकी replication भी automatic हो सकती है, जिसने अभी हमने ये भी बात की कि रेड की हमने भी देखा। तो अगर हमारी कहीं पे डिस्क फेलियर होता है तो हम डिस्क को निकाल के उसकी जगह दूसरी को लगाएंगे और वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्किंग हो जाएगी। इवन ये कि हम ऑटोमेटिक को करने के लिए हम ये भी करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्क भी प्लेस करके रखते हैं कि इन केस हमारे पास डिस्क फेलियर होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डुप्लीकेशन कर दे और उसके बाद हम जो है जो फेल्ड डिस्क है उसको निकाल दें। हमें खुद से डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सिस्टम जो है वो इटसेल्फ खुद ही उसकी रिडंडेंसी क्रिएट करेगा और रेप्लिकेट कर देगा डाटा जो है वो वन फ्रॉम अदर। Hotspot disk is unused, automatically used by RAID production if a disk fails to replace the failed disk and rebuild the RAID set if possible। इसके अंदर ये है कि हम हॉटस्पॉट्स के अंदर जो है हॉटस्पेयर जो है वो डिस्क रख देते हैं। जब मैंने अभी पहले बात की कि हमारे पास कुछ स्पेयर डिस्क हैं जो हमने सिस्टम में लगाई हुई जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हमने उनको हॉट स्पेयर पे रखा हुआ है कि इन केस कोई भी डिस्क फेलियर होता है तो वो फौरी तौर पे उसकी रेप्लिकेशन दूसरी डिस्क पे कर दे और फेल डिस्क को डिस्कार्ड करके जो है वो दूसरी डिस्क को जो है फौरी तौर पे यूटिलाइजेशन में ले आए। बाद में हम उसको निकाल सकते हैं और उसकी जगह हम दूसरी डिस्क को जो है वो प्लेस करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये हो जाएगा कि जो हमारे पास टाइम टू रिपेयर है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हॉट स्पेयर मौजूद होगा, वो ऑटोमेटिकली फौरी तौर पे उसको यूटिलाइज में ला के उसको वर्किंग के अंदर जो है कंडीशन में ले आएगा और उसके बाद हमें चूँकि उस डिस्क को निकालना पड़ेगा वो टाइम हम जो है बाद में लेके जा सकते हैं, यानी वो वर्किंग अपनी वहीं से स्टार्ट कर देगा और हम डिस्क को बाद में वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर regarding your mass storage। होपफुली आपको समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।